हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड, है ना। कंप्लीट चैप्टर इन वन लेक्चर। यस, ये पूरा चैप्टर, इसके 3 ही पार्ट हैं, है ना। इसके अंदर क्या क्या है बात करते हैं हम लोग, वो एक ही लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएगा। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट अपना फार्मेसी यानी कि डी फार्मा की बात करें अगर हम लोग, तो डी फार्मा में केवल न्यूक्लिक एसिड को लेकर के हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन समझनी है, ठीक है ना। उसका मेनली कंपोजिशन, प्यूरिन्स और पायरिमाइडिन्स क्या है उनके अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, इस पे फोकस करना है। और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, खास करके वाटसन एंड क्रिक मॉडल, यानी कि अल्टीमेटली हमें एक डीएनए, अगर आपने क्लास 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, जिसमें हमने पूरा डीएनए के बारे में समझा हुआ है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बड़ा आसान होने वाला है, ठीक है ना। और आखिरी में आरएनए और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में जानना है। तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ समझने वाला है। जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है न्यूक्लिक एसिड की, उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, जो चीजें आती जाएंगी वीडियो पॉज करके उसे नोट करते जाना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। तो होता क्या है न्यूक्लिक एसिड, इसके सबसे डेफिनेशन को समझे हम लोग कि क्या है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं है, जो हमारी बॉडी में आरएनए और डीएनए होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल इन सेल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ना, क्योंकि यही जो न्यूक्लिक एसिड ही है, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए एंड आरएनए, है ना। यही हमारे पास क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है। ये क्या है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल भी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारी बनावट, हम कैसे होंगे, काले, गोरे, लंबे, मोटे, नाटे कैसे होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां छुपी हुई है। They play an especially important role in directing protein synthesis, है ना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन के सिंथेसिस में। पढ़ा होगा क्लास 12 का, अगर थोड़ा सा याद होगा तो चीजें क्या होती हैं, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, और आरएनए की हेल्प से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। ये यहां के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा रिवाइज कराते जा रहा हूं, ताकि अगर बच्चों को थोड़ा पुराना याद हो तो लिंकअप होता चले। जैसे यहां पे बात आई कि डायरेक्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो डीएनए से डीएनए बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, याद आ रहा है, ठीक है ना। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। याद आ रही होंगी चीजें अब, ठीक है। तो बस वही है। तो यहां पे वही चीज डेफिनेशन में इस्तेमाल की हुई है कि इनके पास एक तो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ये लोग, दूसरा प्रोटीन। अल्टीमेटली हमारी बॉडी में हर एक चीज क्या है, हार्मोन्स, हमारी एंटीबॉडीज, हमारी स्किन, हमारी मसल्स, सब किसकी बनी हुई है, प्रोटीन्स की बनी हुई है। और प्रोटीन बनने में कौन हेल्प कर रहा है, अल्टीमेटली कौन सी प्रोटीन बनेगी, वो इंफॉर्मेशन कहां छुपी होती है, डीएनए में, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, 2 टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब द 2 मेन क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 2 मेन क्लासेस कौन सी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबो और राइबो न्यूक्लिक एसिड का क्या खेल है, अभी हम बात करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लेके समझेंगे अभी। न्यूक्लिक एसिड वर डिस्कवर्ड इन 1869 व्हेन 24-year-old स्विस फिजिशियन, ठीक है, जो एक फिजिशियन था स्विस, फ्रेडरिक मेशर, आइसोलेटेड अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। पहली बार न्यूक्लिक एसिड कब डिस्कवर किए गए थे, 1969 में। किसके द्वारा किए गए थे, एक स्विस फिजिशियन था, फ्रेडरिक मेशनर। अब जो ये हमारा डीएनए है, ये स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पढ़ते चले आ रहे होगे बचपन से, 12th में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा इसको। ये वाला पार्ट आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड होती है, एक ही स्ट्रैंड समझते हो ना, दिस इज द स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड मतलब एक तरह से धागा। इसमें एक ही होता है, इसमें डबल होते हैं, डबल स्ट्रैंड बोलते हैं ना, इसलिए लिखा होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए लिखा होता है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए लिखा होता है। बीच में ये बेस पेयर होते हैं, ये न्यूक्लियो बेसिस होते हैं, इनको नाइट्रोजन बेसिस भी कहते हैं, न्यूक्लियो बेसिस कह लो या नाइट्रोजन बेसिस भी कहते हैं,
ठीक है, इसके नाइट्रोजन बेसिस ये हैं, केवल अंतर किसका होता है, यूरेसिल का। यहाँ यूरेसिल पाया जाता है और यहाँ थायमिन, बाकी सीजीए कॉमन होते हैं। अब इसको और डिटेल में लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह लो या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह लो या यही क्या है, हमारा डीएनए है। इसी को हम लोग पहले खोलेंगे, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे। उसी खोलने और जोड़ने में जो ये 3 हेडिंग थी अपनी, प्यूरिन पाइरिमाइडिन, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये सब उसी में क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझते हुए इसको देखना है हमें। आओ देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम लोग पहले अब क्या करते हैं, चलते हैं चीजों को समझ लेते हैं कि चीज क्या आखिरकार। तो देखो क्या है हमारे पास, डीएनए जैसे वो स्ट्रक्चर है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या हम लोग क्या कह लें, आरएनए कह लें, या हम लोग यहां सिंपल लिखते हैं कि अपना न्यूक्लिक एसिड। क्या लिखें यहां पर, न्यूक्लिक एसिड। एक छोटा सा बेस तैयार कर दूं जिससे कि हम जब आगे पढ़ेंगे तो चीजें तुम्हें जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही क्या होता है, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। कब डीएनए होगा, कब आरएनए होगा, सब डिस्कस हो जाएगा अभी। बिल्कुल, अगर ये चीज जो समझा रहा हूं ये समझ लिया तो आगे जितना भी नोट्स में है सब मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। आओ देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है पेंटोस सुगर, ठीक है। अब क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर भी हमको इसके दिमाग में रखने पड़ेंगे। और दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, और तीसरा आता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। तीन चीजों, जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तब क्या बनता है, डीएनए बनता है। आओ देख लेते हैं फटाफट। पेंटोस सुगर की अगर मैं बात करूं तो पेंटोस सुगर 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है डीऑक्सी राइबोस, एक होता है राइबोस सुगर। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखो डिफरेंस क्या है। राइबोस की बात करूं, राइबोस सुगर ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। ये राइबोस किसमें पाया जाएगा, आरएनए में। डीऑक्सीराइबोस किसमें पाया जाएगा, डीएनए में, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं किनारे पे दिखाई पड़ रहा होगा ये तुम लोगों को, ठीक है। मैं इसको बीच में कर लेता हूं, सेंटर में आ जाएगा तो मैं भी सेंटर में आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो डीऑक्सीराइबोस हो गया। डीऑक्सीराइबोस का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, तो ये देखो ऐसा रहता है। तुम इसमें क्या करोगे, जैसे आसानी से याद रखने के लिए हम लोगों ने ग्लूकोज वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वाला, वहां पे डिस्कस किया हुआ है इसको कहीं ना कहीं, ठीक है। तुम लोग इसको ऐसे ऐसे याद रखोगे। अपना घर बना लोगे, एक घर बनाना आता है ना। अब घर बना लोगे, अच्छा राइबोस से स्टार्ट कर रहा था मैं ताकि डीऑक्सीराइबोस, चलो घर तो इसमें ही बनाना पड़ेगा हमें। डिफरेंस कहां आता है बताता हूं मैं। घर बना लोगे, घर की छत पे एक फुटबॉल रख दो। घर की जो छत है उस पे क्या रख दो, एक फुटबॉल, यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। बाद बाकी जहां जॉइंट होते हैं वहां पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो पता ही है। जहां जहां जॉइंट होते हैं वहां क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ये बात तो पता होगी। जहां जहां जॉइंट होते हैं वहां क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको अभी नहीं बना रहा, सीधा ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, केवल क्या ध्यान रखना है, ऐसे कर लो। जहां जहां ये जॉइंट है वहां पे क्या कर दो, लाइनें जोड़ दो, ठीक है। लाइनें जोड़ दी। अब क्योंकि देखो एक कार्बन होता है, उसकी 4 वैलेंसी होती है। एक कार्बन की कितनी होती है, 4 वैलेंसी। तो ये वाला कार्बन इसकी 1 2 3 और 4। इसमें एक में क्या लगा दो, OH और एक H। फिर से वही काम कर दो, एक में क्या लगा दो, OH और एक तरफ H। फिर से एक तरफ क्या लगा दो, OH, एक में H। यहां पे CH3OH, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। एक तो कार्बन की नंबरिंग देख लो, इसको हम लोग 1' ही बोलते हैं, 1'। इसे हम 2' ही बोलते हैं, 3' ही बोल देते हैं, 4' ही बोलते हैं, सॉरी 5 कार्बन होते हैं, और ये 5', 6 नहीं, मतलब 6 एटम होते हैं एक ओ मिला करके। तो 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, और यही इनका नंबरिंग का सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब देखो हमने एक तरह से यहां पे गौर से देखो, यहां हर एक जॉइंट पे एक OH पक्का लगाया। अब सेम काम यहां करते हैं,
ठीक है, राइबोज में क्या रहता है, राइबोज में क्या रहेगा, यहां पर 2 और 3 दोनों पोजीशन पे एक O है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर मैं इसको ज्वाइंट करूं तो यहां पर क्या हो गया, OH और H, ये वाला पॉइंट इसका ना खाली रहता है, यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये खाली, यानी कि यहां पर भी H है और यहां पर भी H है, यहां पर O नहीं है, इसीलिए डीऑक्सी हो गया, ऑक्सी डी, एक ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए इसको डीऑक्सी बोल दिया जाता है। यहां पर OH रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये CH3 और OH। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में डिफरेंस क्लियर हो गया, ग्लूकोज वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अगेन इसके अगर मैं सीक्वेंसिंग कर दूं तो 1 2 3 4 एंड 5, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश। क्लियर है बातें, कुछ बुक में डैश करके बोलते हैं, डैश करके काफी पॉपुलर है, या 1 2 3 4 5 करके हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए का अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे लास्ट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें सारी बातें करनी है। इसके 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है पेंटोज शुगर, अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो उसमें राइबोज शुगर होगा, डीएनए की बात करेंगे तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। नाइट्रोजन बेसिस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बात को समझते हैं हम लोग। नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है प्यूरिन्स और एक होते हैं पायरीमाइडिन्स, ठीक है, यही हमारी हेडिंग है, प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन बेसिस, ठीक है ना, प्यूरिन्स और पायरीमाइडिन बेसिस। तो डिफरेंस क्या है, प्यूरिन में क्या होगा हमारे पास, ये 2 रिंग होती है, इसके अंदर कितनी रिंग होती है, 2 रिंग पाई जाती है, और पायरीमाइडिन्स में केवल एक सिंगल रिंग होती है और हेटेरोन्यूक्लियर होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस है तो कहीं ना कहीं एक नाइट्रोजन, एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजन तुम्हें लगे हुए मिल जाएंगे। प्यूरिन्स में 2 रिंग होती है, इसके अंदर सिंगल रिंग होती है, अभी देखेंगे स्ट्रक्चर सब कुछ हम अंदर, ठीक है ना, बात कर लेते हैं पहले। तो प्यूरिन्स में हमारे पास क्या है, एडेनाइन, इसमें 2 पाए जाते हैं हमारे पास, एक होता है एडेनाइन और एक होता है गुआनाइन, ठीक है ना, 2 होते हैं ये। और पायरीमाइडिन की बात करूं मैं यहां पर, तो यहां पर क्या है, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल, ठीक है ना। तो केवल क्या यहां पे ध्यान देना हमको, यहां पे डायग्राम में भी मेंशन किया है, मैं दिखाऊंगा डायग्राम में भी। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये दोनों में कॉमन है, आरएनए में और डीएनए में। केवल जो थायमीन है ये पाया जाता है किसमें, डीएनए में, डीएनए ओनली। और यूरासिल कहां मिलेगा हमें, थायमीन की जगह पे यूरासिल रहता है आरएनए में। बात समझ में आ रही है। तो ये तुम्हारा 1 मार्क्स क्वेश्चन एक यहां से क्रिएट हुआ कि नाइट्रोजन बेसिस में कौन से ऐसे बेस है जो केवल आरएनए में पाया जाता है, कौन सा ऐसा बेस है जो केवल डीएनए में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो 2 बेसेस हैं, इनके रिंग के स्ट्रक्चर है, सभी बात करेंगे हम लोग, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ठीक है। तो 3 चीजें जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसको मैं बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे तब और थोड़ा डिटेलिंग कर दूंगा। एक्चुअली होता क्या है, लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास ये बच जाता है, PO4 2-, खोल सकते हैं इसको हम लोग, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और O- और O-, इस तरीके से, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 होता है। तो 3 जो H होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, हट जाते हैं यहां से, तो PO4 हमारे पास रह जाता है, PO4 और 2-। तो ये फॉस्फेट ग्रुप हमको ऐसे याद रखना है केवल, बाद में अभी इसका बता दूंगा किस तरह से क्या रहेगा। तो अब अगर ये ही चीजें आपस में धीरे धीरे क्या होती हैं, जुड़ती हैं, आपस में धीरे धीरे क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ये बताओ फटाफट बताओ मेरे को, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक न्यूक्लिक एसिड यानी कि अगर तुम एक डीएनए को ले लोगे, इस वाले डीएनए को तोड़ोगे बिल्कुल, तो सबसे लोएस्ट लेवल पे जो सबसे एकदम सब टूट के अलग हो जाएंगे, 3 केमिकल मिलते हैं हमको, एक पेंटोज शुगर मिलेगा, एक नाइट्रोजन बेस मिलेगा और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, ठीक है। ये हमने इसको तोड़ दिया। अभी हम देखेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो किस तरीके से हमारा डीएनए बनके तैयार होता है।
ठीक है, इसके बाद केवल हमको क्या रहेगा, जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसको केवल रीड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा मैं। क्लियर है? यहां पे चाहो तो इनके फटाफट तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो साथ साथ में, या एक कॉपी ले लो, साथ साथ में बनाते चलो, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, पीछे होती चली जाएगी, तो बार बार मेरे को बैक आना पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे लेक्चर के बीच में। अब देखो क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर होगी, प्यूरिन पायरिमाइडिन क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं खत्म हो गया ये, यस खत्म हो गया ये चैप्टर, इसमें समझना ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करने हैं। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जब डीएनए बनने की बारी आती है तो शुरुआत में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए फॉर्म करता है तो सबसे पहले क्या आएगा, पेंटोस शुगर। ठीक है, सबसे पहले कौन आएंगे, पेंटोस शुगर। ये आकर के जुड़ जाता है किसी एक नाइट्रोजन बेस से। किससे जुड़ जाएगा ये, नाइट्रोजन बेस। जब ये दोनों मिल जाते हैं, अब जो स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना। अब देखो जैसे कि यहां पर क्या है, तो अब क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का कंपोनेंट क्या क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड कंपोनेंट हो गए नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अच्छा जब एडेनाइन जुड़ेगा तो उसका नाम अलग होता है। ठीक है, और जब ग्वानिन जुड़ेगा, ग्वानोसाइड बोलते हैं उसको हम लोग, तो अभी हम देखेंगे उसके नेमिंग सब सीखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड के कंपोनेंट कौन हो गए, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं यहां हिंट दे दूं तो होता क्या एक्चुअली, स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हुए चलते हैं। यहां पर जो मेरे पास OH था, ठीक है ना, बाद बाकी तो पूरा अपना CH3OH मैंने डीऑक्सीराइबोस डीएनए का ले लिया। ठीक है, फॉर्मेशन डीएनए करवा रहा हूं मैं, प्लस एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस का अगर तुम लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा ये देखो नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर, जैसे एडेनाइन है, ये देख रहे हो यहां पर N। अभी और थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस N का जो ये H होता है, इस N का जो ये H होता है, ये आकर के, ठीक है, ये जो यहां पर इस N का जो H होता है और यहां पर ये N है, और ये पूरा क्या है मेरे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं पूरा बस समझाने के लिए बस बना दे रहा हूं इसको इस तरीके से, और यहां पर तुम लोग इसको, ठीक है, तो ये H और ये OH मिल करके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अब उसके बाद में डायरेक्ट अब इसको मैं क्या मेंशन करूंगा, नाइट्रोजन बेस मेंशन कर दूंगा। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैंने यहां पर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा समझने के लिए। यहां पर क्या लग गया, एक नाइट्रोजन बेस, क्या लग गया, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, बाद बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है, समझते जाना। नाइट्रोजन बेस लग गया। नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर से जुड़ जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। कभी अगर नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर भूल जाओ, ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर है, मान लो कोई बाय द वे भूल जाते हो, तो अगर इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना देते हो तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर उसमें 1 नंबर दे देगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस जैसे जुड़ा पेंटोस शुगर में। क्लियर है। पेंटोस क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं तो पेंटोस शुगर बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब जब हम आगे मेंशन करेंगे तो नाइट्रोजन बेस यहां पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आगे और इसको जब समझाने की बात करूंगा मैं, तो यहां पर अब मान लो एडेनाइन है तो नाइट्रोजन बेस एडेनाइन ऐसे शो कर देंगे समझाने के लिए, जब आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एडेनाइन जुड़ा हुआ है, थायमिन जुड़ा हुआ है, इस टाइप से हम बात कर लेंगे। ओके, अब आगे आते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्लियर हो गया। ठीक है, सिलेबस सामने रखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड क्लियर हुआ, उसके कंपोनेंट क्लियर हुआ है, उसके एग्जांपल अभी बात कर लेंगे हम, जैसे अब थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं, ये स्टेप 1 हो गया, डीएनए का जब फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, उसमें कहीं ना कहीं ये क्या हो गया हमारे पास, स्टेप 1 हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। समझते जाना बेटा, इसके बाद सिर्फ थ्योरी है, फिर सीधा थ्योरी समझाता चलूंगा, स्ट्रक्चर उसके अंदर रहेंगे सारे, वो समझते चलना। स्टेप 2 की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर क्या होता है, अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है,
इसके साथ एक ग्रुप क्या बच गया हमारा, 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस, ये दोनों जुड़ गए। अब क्या बचा, फॉस्फेट ग्रुप बचा। अब यहां पर आकर के हमारे पास कौन जुड़ेगा इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप। और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोटाइड। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें इसका हम लोग। ओके, यहां क्या लग चुका हमारे पास, नाइट्रोजन बेस लग चुका है, ठीक है। और ये क्या है, CH3OH, और यहां पे क्या है, OH। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है बेटा वो इस 5' वाले कार्बन पे आके, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जो है, मैं यहां पे एक और चीज मेंशन कर दूं मैं, नाइट्रोजन बेस जो है, ताकि क्लियर कट चीजें ना आए, ये नाइट्रोजन बेस जो है ये 1' कार्बन पे, 1' कार्बन पे अटैच हुआ जाकर के, ठीक है ना। और जो अपना फॉस्फेट ग्रुप है ये 5' कार्बन पे, किस पे जाकर अटैच होगा, 5' कार्बन का जो OH होता है उसको जाकर के, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक्चुअल में होता क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। इस फॉस्फोरिक एसिड का H, ठीक है, इस फॉस्फोरिक एसिड का H और इसका OH मिलकर के क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और बाहर निकल जाते हैं, प्लस PO4 2 माइनस। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन के आता है मेरे पास, ठीक है, CH3, और यहां लगा दूंगा मैं PO4 2 माइनस। बाद बाकी यहां मेरा जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन बेस, और ये मेरा लगा हुआ है व्हाट, एक OH। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही है। ये स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। अब यही न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, बारी बारी से हमारे पास जो DNA होता है, ठीक है, जो हमारा DNA होता है, जो हमारा DNA होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यही न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर कौन, कमेंट करो फटाफट, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर, प्रोटीन के मोनोमर्स, मोनोमर्स होते हैं ना, ये पॉलीमर्स हैं। तो DNA इज ए पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मोनोमर कौन है, ये न्यूक्लियोटाइड। अब होगा क्या, इस न्यूक्लियोटाइड की बात कर लूं मैं अगर, तो एक न्यूक्लियोटाइड यहां आ जाएगा, इसके नीचे एक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, इसके नीचे एक न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेसेस। क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेसेस। तो नाइट्रो मान लो एडेनिन लगा हुआ है, गुआनिन लगा हुआ है, साइटोसिन लगा हुआ है। फिर पलटकर एक और चेन लगती है, ए के बाजू में लगती है कौन, थायमिन। जी के गुआनिन के बाजू में कौन लगता है, साइटोसिन। सी के बाजू में कौन लगेगा, गुआनिन। एक चेन इस तरह से बन जाती है ये, ठीक है। और ये मेरे पास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा पूरा मैं। तो ये इसका क्या बन गया, साइड चेन, और ये बीच में इस तरह से 2 स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड, और ये बीच की है ना, 2 स्ट्रैंड ये हो गए, और ये बीच वाला मटेरियल हो गया, ठीक है। यही बस स्ट्रक्चर है हमारे पास जो हम लोग यहां देख रहे हैं। अभी इसको पूरा डिटेल में देखते हैं हम लोग बारी बारी से, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड बन गई और ये बीच का बन गया। तो बन गया हमारे पास क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। DNA, जो DNA बना हमारा, DNA या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना, वो कहीं ना कहीं हमको एक बात समझ में आती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ DNA में सब कुछ है, प्यूरिन, पायरीमाइडिन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, सारी चीजें हैं। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ DNA है, किस तरह से रहता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसके मॉडल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं बस यही है इसकी समरी। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया, फिर समझ लो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करा दूं, न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, यहीं से हमारा DNA का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होकर के वापस आपस में जुड़ते रहते हैं तो हमारा DNA बनके तैयार हो जाता है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। जरा सा भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को पॉज कर लो, फटाक से बैक जाकर के रिवाइज कर लो, ठीक है, पक्का। चलें आगे, अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ओके, आ जाओ, ठीक है। अभी उम्मीद कर रहा हूं, अभी ये देखो वही सारी बातें जो मैंने डिस्कस करी हैं, जो मैं बता रहा था कि ये हमारा क्या है, RNA है। RNA में क्या रहेगा,
केवल यूरेसिल होता है जो आरएनए में पाया जाता है। ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस, दीज आर नाइट्रोजन बेसिस। ये डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब तुमसे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ एडेनाइन प्यूरिन है कि पाइरीमाइडिन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। बताओ यूरेसिल प्यूरिन है कि पाइरीमाइडिन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। बताओ गुआनिन प्यूरिन है कि पाइरीमाइडिन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। जैसे कि जो अपने वो हैं, जो अपने प्यूरिन्स थे, ठीक है, प्यूरिन्स में क्या है, तो यहां पे जैसे अपना इसको याद रखने का तरीका कर सकते हो। अब ये भी क्या है, पी सी, यहां पे क्या है, पबजी है ना, पबजी जानते हो। तो प्यूरिन में बी की जगह ए कर देंगे तो पबजी हो गया अपना। ये बात समझ में आ रहा है? या इसको ऐसे कर लेंगे पबजी, ठीक है, या इसको ऐसा कर लेंगे हम लोग पब, PUB और जी। तो प्यूरिन में बी से पहले क्या आता है, ए आता है। तो इस तरह से याद हो जाएगा प्यूरिन्स के अंदर हमारे एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो ये खुद को करना है बेटा, ये ठीक है ना, जैसे मर्जी याद करना चाहो। अब आगे आते हैं, क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब अगर मैं पूरा का पूरा ब्रेक कर दूं, हाइड्रोलाइज कर दूं डीएनए को या आरएनए को, तो वो यील्ड करेगा। क्या यील्ड करेगा? एक पेंटोस शुगर निकलेगा, देखा अभी हमने, एक फॉस्फोरिक एसिड निकलेगा, H3PO4 निकलेगा, पेंटोस शुगर निकलेगा, ठीक है। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर हो सकता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हैं, जिसको हम लोग बेसिस कहते हैं या नाइट्रोजन बेसिस बोल देते हैं। तो ये 3 चीजें निकलती हैं, इन्हीं 3 चीजों से मिलकर के हमारा डीएनए बना होता है। क्लियर है? तो अब बात कर ले पेंटोस शुगर की। तो पेंटोस शुगर देखो कुछ इस टाइप से है हमारे पास। इन डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो द शुगर मॉइटी इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। बीटा है ना, हम लोगों ने उसमें बात करी थी जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, तो अल्फा बीटा की सारी बातें करी थी हम लोगों ने। तो यहां पे डिटेल नहीं जाएंगे, केवल नाम याद रखना है। उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? बीटा D2 डीऑक्सी। 2 पर ये डीऑक्सी हो गया है ना, ये राइबोज है 1 2 पर ओ हट गया है, तो इसीलिए क्या हो गया, 2 पर ये डीऑक्सीराइबोज हो गया है, 2 पर डीऑक्सी हो गया, ऑक्सीजन हट गया है। वेयर एज इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी राइबोज। आरएनए में क्या है, ये बीटा डी राइबोज है। ये क्लियर है? ये स्ट्रक्चर यही मैं बना रहा था पीछे, मैं पूरा घर बना दे रहा था, इन्होंने थोड़ा तिरछा कर दिया, ठीक है ना। घर बनाना थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है, मर्जी है, ऐसे कर लो, ठीक है। घर बनाने थोड़ा सा क्या हमको आसानी रहती है, क्योंकि घर हम लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? पेंटोस शुगर, उनके नाम यहां पे मेंशन कर दिया मैंने। अब देखो, अगर दिमाग में तुम्हारे थीम सेट होगी ना कि पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, इन 3 से मिलकर बनता है, तो अब जहां मैं जिस हेडिंग की बात करूंगा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगी। इसीलिए पहले मैंने उसकी वो थीम क्लियर करी तुमको। आगे आते हैं, देन फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो यहां पे फॉस्फोरिक एसिड का खेल बताऊं मैं, एक्चुअली होता क्या है, जिस समय डीएनए बन रहा होता है उस समय हमें एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। तो एक्चुअल में जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो एटीपी की फॉर्म में आता है, 1 2 और 3, ठीक है ना। और इसमें से ये 2 हट जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं केवल एक फॉस्फेट बचता है, जिसे हम लोग एडेनाइन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं कई बार। क्या कहते हैं? एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। इसको और तोड़ देते हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस में इस तरह से एटीपी आके जुड़ता है इससे, जिस समय डीएनए की प्रोसेस हो रही होती है उस समय एटीपी की फॉर्म में फॉस्फोरिक एसिड आकर के एक्चुअली जुड़ता है, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में मेरा फॉस्फोरिक एसिड आकर के जुड़ता है, क्योंकि वहां पे बनते वक्त हमें एनर्जी की भी जरूरत होती है। क्लियर है? तो देखो वो वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे ओ, ये क्या है बताओ, किसका स्ट्रक्चर है ये बताओ फटाफट। दोनों तरफ ओ लगा हुआ है तो राइबोज। यहाँ एडेनाइन लग गया, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये पेंटोस शुगर, और साथ साथ में बता रहा है इस तरह से, पहले एक हटा फिर दूसरा हटा फिर ये रह गया। अब ये क्या बन गया मेरे पास? न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया? ये न्यूक्लियोटाइड। अब कैसे पहचानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड ये आरएनए का है या डीएनए का है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड क्लियर हो गया। नाउ नाइट्रोजन बेसेस यानी कि प्यूरिन्स एंड पाइरीमाइडिन्स, ये अपना सिलेबस में मेंशन हो रखा है कि इस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये अपना सिलेबस में मेंशन लिखा हुआ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, प्यूरिन्स एडेनाइन और गुआनिन, है ना, पबजी जो बताया मैंने अभी, और पाइरीमाइडिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। फटाफट बताओ
यूरेसिल और थायमिन में से कौन सा आरएनए में, कौन सा डीएनए में? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, कमेंट करो। मैंने बताया था, कमेंट करो, मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है ना। आगे आते हैं। साइटोसिन इज, देखो यहां लिखा भी हुआ है साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए। जो साइटोसिन है, पायरिमाइडिन की बात करें तो क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ पायरिमाइडिन में ऐसा कौन सा बेस है जो दोनों में कॉमन है? तो साइटोसिन दोनों में कॉमन है, डीएनए में, आरएनए में, बट यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए, बट यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए, यूरासिल मौजूद होता है आरएनए में थायमिन की जगह पे। जहां जहां थायमिन होता है वहां पे क्या लग जाता है? यूरासिल लग जाता है। आगे आए, डीएनए कंटेन 4 बेसिस, डीएनए के पास 4 बेसिस होते हैं, विच एडेनिन और गुआनिन, मैंने बताया था, उसमें यूरासिल नहीं पाया जाता, और साइटोसिन और थायमिन। आरएनए के पास भी 4 होते हैं। फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम, AGC, AGC याद कर लोगे। बचा क्या? T और U, है ना। AGC सेम है तो अपना कुछ कोड वर्ड बना लोगे, AGC दोनों में सेम है, AGC दोनों में सेम है। यही तुम्हारे यहाँ पे इस चैप्टर से 1 मार्क्स क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं। AGC दोनों में सेम है, T और U में अंतर है, ठीक है। U वाला लास्ट में, तो आरएनए को लास्ट में कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम एज इन डीएनए, बट द 4th वन इज यूरेसिल, जो कि अलग होता है। अब मैंने जैसे बताया था कि जो मेरे पास पायरिमाइडिन्स हैं, मेरे पास जो है पायरिमाइडिन्स, वो कैसे होते हैं? डबल रिंग होते हैं, 1 और 2, सब में 2-2 रिंग हो रखी है, ठीक है। बट जो मेरे पास ये प्यूरिन्स हैं, ये क्या है? प्यूरिन्स हैं। जो पायरिमाइडिन्स हैं उनमें सिंगल सिंगल रिंग है, उनके अंदर सिंगल सिंगल रिंग है। और हेट्रोसाइक्लिक, N और C, 2 तरह के कंपाउंड लगे हुए हैं चेन के अंदर, रिंग के अंदर, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक, है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब तो जानते ही हो, IUPAC में सीखा था फर्स्ट ईयर में। तो बात समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर कोशिश करना याद कर लो, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर आने की संभावना रहती है, तो ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को थोड़ा सा याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला H होता है, ये वाला H, 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 जो जाकर के पेंटोज शुगर से मर्ज करेगा न्यूक्लियोसाइड बनाते वक्त। न्यूक्लियोसाइड याद आया? न्यूक्लियोसाइड याद आया? ओके, आगे आते हैं। अब देखो, वो 3 चीजें मैंने क्लियर करी, तोड़ तोड़ के उनका स्ट्रक्चर क्या लिखना, उसके अंदर सारी बातें। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, और उसके अंदर कुछ और बातें, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन बेस के अंदर प्यूरिन और पायरिमाइडिन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये भी अपने कोर्स में मौजूद है, और इनके कंपोनेंट। यानी कि जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनता है। मैंने बताया था किससे बनता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस से। तो वो जो मैंने वहां लिखाया था, वो चाहो तो इसके नीचे यहां पर डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन आ गए? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। फिर मेंशन कर दोगे कि न्यूक्लियोसाइड अगर डीएनए का है तो उसके अंदर 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड अगर आरएनए का है तो उसके अंदर नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे, ये सब चीजें मेंशन कर दोगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे आते हैं, कह रहा है, अब देखो यहां पे वही सारी कहानी है। ये बताओ किसका स्ट्रक्चर है? फटाफट कमेंट फटाफट बताओ किसका स्ट्रक्चर है? किसका है ये? डीएनए का, क्योंकि यहां पर ये खाली है। अब देखो ये वाला एन है ना, एडेनाइन, एडेनाइन आगे जुड़ा हुआ है यहां पर। ये वाला एच का, ये वाला इसका एच, और यहां पर जो OH था, यहां पर OH था और इस वाले के साथ H था, ये मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल करके बाहर हो गए और ये आपस में जुड़ गए। क्लियर है? तो मैंने एक दिखा दिया। इस तरीके से तुम जब अगर स्ट्रक्चर आता है, जैसे बताता हूं, सपोज समझना बात को, आ जाओ। और नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द OH एट 1'C। 1' बताया था मैंने, ये 1' होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस होता है 1'C पेंटोज शुगर में जुड़ जाता है थ्रू N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहां पर जो ये लिंकेज है, ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। बात समझ में आई? अब आगे आते हैं, N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड सच एज, न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनेगा? या तो एडिनोसाइन बनेगा या डीऑक्सी एडिनोसाइन। देखो यहां क्लियर स्पष्ट हो गया। अगर ये एडिनोसाइन बना हुआ है, ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? एडिनोसाइन होगा या डीऑक्सी एडिनोसाइन होगा? क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर जुड़ी हुई है? ये डीऑक्सी राइबोज। सॉरी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है यहां पर? डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है? अगर डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में दिक्कत आ रही है तो फटाफट बैक करके
चीजों को तुरंत रिकैप करो, ठीक है ना, अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होने की वजह से ये जो पूरा न्यूक्लियोसाइड बना, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसाइन। यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, एक OH लगा दूं, अब ये क्या हो गया, केवल एडिनोसाइन, यानी कि एक स्पष्ट हो गया एडिनोसाइन के अंदर राइबोस शुगर है, ठीक है, और डीऑक्सी एडिनोसाइन के अंदर हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। तो क्लियर कट स्पष्ट होता है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, किसका, आरएनए का या डीएनए का, ये बात हमको क्लियर कट पता चल जाती है नाम से। क्लियर है बात। अब देखो, इसलिए मैंने यहां पे चीजें मेंशन कर दी है। इन डीएनए डीऑक्सी एडिनोसाइन इक्वल टू एडेनाइन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, नाम से, उसको यहां मैंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। ये इसके एग्जांपल में भी आ जाएगा। जो है ना, हमारे पास क्या था, एक चीज थी हमारे पास कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड विद एग्जांपल, तो ये इसके एग्जांपल आ गए हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गया, इसके एग्जांपल आ गए कि डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी गुआनोसाइन, ये एग्जांपल हो गए, डीऑक्सी सैटिडीन, डीऑक्सी थायमाइडिन। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि बताओ डीऑक्सी गुआनोसाइन में कौन सी शुगर होती है, कौन सा बेस होता है। तो डीऑक्सी गुआनोसाइन में गुआनिन बेस होता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे आते हैं, आरएनए के अंदर क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन। तो एडेनाइन बेस तो सेम है, एडेनाइन, बस राइबोस शुगर, जो शुगर है हमारी पेंटोस शुगर, वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्लियर है ये बात, यहां तक बात समझ में आई। फटाफट बताओ, क्या न्यूक्लियोसाइड की सारी कहानी समझ में आई, ठीक है ना। गुआनोसाइन में गुआनिन प्लस राइबोस शुगर, साइटिडीन में साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर, ये इसके एग्जांपल में काउंट किए जाएंगे। क्लियर है यहां तक बातें। तो चले फिर नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड। तो उम्मीद कर रहा हूं न्यूक्लियोसाइड पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोसाइड के क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है ना, और वो कैसे बनता है। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, इसके पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, ये दोनों मिलकर तो क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनता है इनसे मिलके। अब पेंटोस शुगर भी 2 टाइप के होते हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। इसको अगर न्यूक्लियोटाइड लिखने को आ जाता है तो इसी को और डिटेलिंग कर सकते हो, नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अब ये तुम्हारे बेटा दिमाग के ऊपर है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, उसी के हिसाब से चीजें इसमें क्या कर दोगे, एड अप कर दोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड बन चुका है हमारे पास, अब हमको क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। तो उसके अंदर हमको इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। जो हमने पीछे देखा था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाता है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड के नाम से, जैसे कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो कह रहा है अच्छा, व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' कौन से OH पे जुड़ता है, 5' वाले पे, ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। जो नाइट्रोजन बेस जुड़ी थी वो जुड़ी थी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ये किससे जुड़ी है, फॉस्फोईस्टर लिंकेज से। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए की बात करें तो इसको हम कहते हैं एडिनाइलिक एसिड या एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ दे, बताओ एडिनाइलिक एसिड के कंपोनेंट क्या क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। तो एडिनाइलिक एसिड का कंपोनेंट क्या क्या है इसके अंदर, एडेनाइन प्लस दूसरा क्या है, राइबोस शुगर, ठीक है, और प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, यहां इसके जो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, इनमें सब में इतनी चीजें तो सेम रहने वाली हैं, ये सब सेम रहने वाला है। केवल यूरिडाइलिक में यहाँ यूरेसिल आ जाएगा, गुआनोसाइन में यहाँ गुआनिन आ जाएगा, और साइटिडाइलिक एसिड में यहाँ साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाम से हमें पहचानना आना चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका है, आरएनए का है या डीएनए का, यानी कि आरएनए डीएनए दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, किस न्यूक्लिक एसिड का ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह हम लोग बात करें डीएनए की, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक, तो यहां पे डीऑक्सी लगा, कहीं ना कहीं अपने आप चीजें क्लियर होती हैं। जैसे बात कर लूं डीऑक्सी एडिनाइलिक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, एडेनाइन है प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर है
डीऑक्सी राइबोस शुगर है और प्लस साथ में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें अब तुमको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट, और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये उसके एग्जाम्पल। क्लियर है बातें। प्यूरिन्स हो गया, पायरिमाइडिन्स हो गया, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स वगैरह हो गए। अब देखो हमारा क्या बनके तैयार हो गया, न्यूक्लियोटाइड हमारा बनके तैयार हो गया। अब बता, अच्छा ये कौन सा शुगर है, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट कमेंट करो, ये कौन सा है, राइबोस, क्योंकि 2 और 3 दोनों पे OH लगा हुआ है तो ये राइबोस शुगर हो गया। ठीक है, ये बेस लग गया और ये मेरे पास क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में देख लें, इस तरह से स्ट्रक्चर वाइज समझें कि एक नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, इस तरह से हम डायग्राम बना के दिखा सकते हो, है ना। याद रखने के लिए इन डीएनए राइबोस शुगर होता है, यानी कि 2 और 3 दोनों में OH लगा होगा। इन डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, केवल थर्ड वाले पे OH लगा होगा। फॉस्फेट ग्रुप कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन बेस ऐसा होता है, डीएनए के नाइट्रोजन बेस ए के साथ G रहता है, T के साथ C रहता है, प्यूरिन्स में A के साथ G हमेशा रहेगा, आरएनए में केवल C के साथ क्या लग जाता है, U लग जाता है। तो एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की समरी है ये। क्लियर है बातें। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका। अब यही न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, हम डीएनए की बात कर रहे हैं यहां पर अभी। ठीक है, तो इसमें होता क्या, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, उसी के नीचे जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक और न्यूक्लियोटाइड आकर के उसके नीचे लग जाता है। बात समझ में आ रही है। और होगा क्या, ये वाला जो O होता है, ठीक है, ये वाला जो OH है इसका, ठीक है, और इसका जो फॉस्फेट होता है, यहां पर क्या रहता है, ये हमने माइनस दिखा रखा है, H रहेगा यहां मौजूद, तो यहां से जो ये H रहता है, ये और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना करके बाहर निकल जाते हैं। और ये देखो हमारे पास क्या बन गया, ये एक ऑलरेडी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज था हमारे पास। कैसा है ये लिंकेज, कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, ये लिंकेज कौन सा था, फॉस्फोइस्टर लिंकेज था। तो एक फॉस्फोइस्टर लिंकेज ये रहा और दूसरा एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 हो गए ये, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्या बोल देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। एक तरफ इनके बेस लगे हुए ऐसे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यानी कि ये आकर के इससे जुड़ते जाएंगे और चेन हमारी बनती चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो देखो 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3'5'। 3'5' का मतलब एक का 3' और एक का 5', है ना। इसका 3' और इसका 5', इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। ठीक है, सिमिलरली मोर न्यूक्लियोटाइड जॉइन एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म। इस तरह और न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते चले जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए हमारा फॉर्म होना शुरू हो जाता है। अब देखो जरा यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है मैंने, ध्यान से देखना। अच्छा ये तो ऑलरेडी है, ये देखो। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, यहां से ले लेते हैं। ये हमारा शुगर आ गया और ये 3'। ठीक है, इसके नीचे दूसरा, पहला शुगर, दूसरा शुगर, तीसरा, चौथा। इसी तरह एक दूसरी चेन चलती है, देखो इसमें चेन ना उल्टी होकर लगी, इसी चेन को ऐसे उल्टा करके लगाओ। ठीक है, ये एडेनाइन, ये एडेनाइन है, एडेनाइन के साथ क्या लगा, थायमिन लगा हुआ है। ठीक है, तो एक ये लगा हुआ और यहां पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, ये गुआनाइन है और ये साइटोसिन है। ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। यहां पे देखो 1, 2 और 3, यहां पे 3 बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, तो ये 3 बॉन्ड लगे होते हैं। तो देखो यहां पर किस तरह दिखाई पड़ेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो बता रहा था मैं। ये शुगर आ गया, ये फॉस्फेट ग्रुप आ गया और ये बीच में बेस, ए के साथ टी, जी के साथ सी, टी के साथ ए के साथ टी, सी के साथ जी। ये बेस पेयरिंग है। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जी और सी में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से ये मेरे क्या हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है। न्यूक्लियोटाइड ये एक पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये इस तरह से बनता चला जाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को वापस मैंने यहां दिखाया है ताकि ये रिपीट हो जाए कि ये इस तरह बाद में क्या हो जाता है, कॉइल हो जाता है, कॉइल होकर के रहता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसी के ऊपर बाद में आरएनए का भी बनता है। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड रहता है। आरएनए कैसे रहता है, सिंगल स्ट्रैंड रहता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा माइंड में सेट हो गया होगा। उसके 3 कंपोनेंट, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्लियर कट समझ में आ गया होगा, उनके कंपोनेंट्स के बारे में।
क्लियर है? जरा सा भी डाउट है अगर तो क्या करना है, यहां वीडियो पॉज कर देनी है, जाओ जाके मुंह पे पानी मार के आओ, ठीक है, फिर से बैठो, वापस रिवाइज करो और इसको अच्छे से सेट कर लो दिमाग में, ठीक है। चलें आगे। नाउ वाटसन और क्रिक मॉडल। अब यहां पर क्या है, हम लोग जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर की बात आती है, मान लो 5 नंबर में आ गया, तो यहां पर तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसके नीचे यहां पर सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर बताओगे, है ना, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है कि इसके 3 पार्ट होते हैं, बेस, नाइट्रोजन, शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसका ये, इसको पूरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे जब 5 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद बताओगे इसके साइलेंट फीचर। होता क्या है, ये डीएनए कुछ आपस में इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर देखा अभी, इस तरह से कॉइल हो जाते हैं, ये एक चेन ये और एक चेन ये, ठीक है ना। बीच में हमने सिर्फ क्या दिखा रखे हैं, बेस दिखा रखे हैं। जो अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन कह देते हैं। ये इस तरह चली आ रही है। ये बैकबोन में क्या क्या चीजें होंगी, अब देखो जैसे ये बैकबोन है, ये बेस पेयर है बीच बीच में, ये हेलिक्स ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये जो बैकबोन है यहाँ पर, ये इसमें क्या क्या चीजें काउंट होंगी, बात समझ में आ रही है? इसमें हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं कि, और छोटा करूं मैं इसे, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये बैकबोन है, यही चीज कॉइल हो जाती है, ठीक है, यही कॉइल हो रही है। तो यहां पर शुगर और फॉस्फेट। तो कोई पूछ ले अगर कि बताओ डीएनए का जो बैकबोन है, इसको बैकबोन कहा जाता है, ठीक है, उसमें कौन से 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो शुगर और फॉस्फेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शुगर और फॉस्फेट। तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ये सब बातें बताना। बस यहाँ पे इस डायग्राम को अगर याद कर लिया तो इधर जो लिखना है हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, आप समझते हैं। देखो इस तरह से कॉइल कर लेंगे, जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस टाइप से ना, इस टाइप से बना लोगे। अब यहां पर फिर क्या करोगे, इसमें सेम इस तरीके से जो इसकी लेंथ दिखाओगे, जो पूरा ऐसे इनकी जो डायमीटर रहता है पूरा, ये कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। बीच में एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ कर दें तो ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एक्सिस की, इसी के अराउंड कॉइल रखे हैं। अगर ये 20 का है तो बीच से यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी होने वाली है, 10 एंगस्ट्रॉम, या एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें, यहां एक जैसे होता है ना, हमारा एक वेव होती है हमारी, एक हमारी क्या होती है, वेव होती है इस टाइप से। तो वैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, एक वेव लेके चलूं ऐसे करके ऐसे, तो जो पूरा एक टर्न है इसमें 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे नहीं हुआ है, 10 होता है टोटल। कितने पाए जाते हैं, 10। तो हम लोग कर लेते हैं, जब यहां से काउंट करते हैं, यहां से लेके यहां तक, जैसे होता है ना लोग क्रेस्ट और ट्रफ रहता है हमारे पास, या तो यहां से यहां काउंट करें या यहां से यहां काउंट कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो टोटल यहां से लेके मतलब एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और एक टर्न की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, इसी को नैनोमीटर में कुछ बुक्स में दे रखा होगा तो 0.34 नैनोमीटर लिखा होगा, ठीक है। अगर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है तो 2 बेस पेयर के बीच में लंबाई की दूरी कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सब बातें बतानी है, ठीक है। अब इसमें जरा गौर से देखना, ये वाला ग्रुप, अब इसको थोड़ा यहां से समझते हैं हम लोग। ये देखो, ये ठीक है, क्रॉस पेयरिंग माइनर, ठीक है। क्या ये देखते हैं हम लोग, ये देखो, ये वाला टर्न देखो और फिर ये वाला टर्न देखो, तो ये छोटा सा ग्रुप बन रहा है, पतला सा, और ये काफी चौड़ा है ना। ये देखो, ये इतना चौड़ा है और ये केवल इतना सा है। ग्रुप मतलब इतना गुफा टाइप की, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर ग्रुप। एक होती है हमारे पास माइनर ग्रुप, ठीक है, और एक होती है मेजर। ये देखो, ये मेजर, ठीक है ना, ये मेजर है यहां से, ठीक है। तो ये आएगी इस टाइप से, तो ये मेजर ग्रुप है, ग्रुप एक गुफा टाइप की, और ये छोटी ग्रुप है, तो माइनर ग्रुप, ठीक है। ये 0.6 नैनोमीटर की होती है, और ये मेजर ग्रुप, इसकी जो रहती है लेंथ वो कितनी रहती है, 1.2 मीटर की रहती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, लिखना कैसे है, क्लियर है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर तुमको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं फटाफट यहां पर, 2 हेलिकल, हेलिकल मतलब जो हेलिकली इस टाइप से, ये हेलिकल कहलाता है।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक चेन ये है, एक चेन ये है, दो चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और स्ट्रैंड कह लो आर स्पाइरली कॉइल्ड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अराउंड अ कॉमन सेंट्रल एक्सिस। एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस होती है, उसी के एक्सिस को लेते हुए उसी के आसपास इस तरह कॉइल करती है आपस में, फॉर्मिंग अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये कैसा होता है? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। कई तरह के होते हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। अपने पास जो वाटसन वाला है वो राइट हैंडेड है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना डीएनए के डिटेल में जाओगे तो फिर घुस जाओगे अंदर। The two chains have anti-parallel polarity। anti-parallel polarity से क्या मतलब है, इसको मैं यहां समझाता हूं। anti-parallel से देखो, इसका कौन सा एंड फ्री है? 5' एंड। इस तरफ देखेंगे तो कौन सा एंड फ्री है? 3' एंड। समझ रहे, आ रही है बात, ठीक है। और इसका अपोजिट, इसी चेन के अपोजिट जाएंगे, एक तरफ 3' एंड तो दूसरी तरफ कौन सा खाली रहेगा? अगर इसकी बनावट को तुम इमेजिन करो, ठीक है, अगर तुम इसकी बनावट को इमेजिन करोगे तो एक तरफ 5' एंड खाली रहेगा, एक तरफ 3' एंड खाली रहेगा। और जब दूसरी चेन इसके बाजू में आकर लगेगी तो उल्टी होकर के लगेगी, तो दूसरी तरफ क्या होगा? 5' के सामने 3' एंड रहेगा और 3' एंड के सामने 5' एंड रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसी को हमने कह दिया एंटी पैरेलल। एक ऐसा है तो एक ऐसा है, एंटी पैरेलल बोल दिया जाता है इसको। तो द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इनकी पोलैरिटी कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। इट मींस इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' 3', एक 5' 3' है तो दूसरी कैसी होगी? 3' 5' होगी। क्लियर है बात? यही सब बातें छोटी मोटी लिखनी है, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें याद है 12th का तो वही लिखना है। द नाइट्रोजन बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसे पेयर होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड होती हैं। ये देखा भी हमने पीछे, जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें वैटसन और क्रिक ने ढूंढी थी। ओके, इनको हम बेस पेयर कहते हैं। एडेनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमीन और गुआनिन बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। तो ये चीज हम लोगों ने यहां पे भी देखी थी कि जो एडेनाइन है वो 1 और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और जो गुआनाइन है वो साइटोसिन के साथ 1, 2 और 3, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि यहाँ 3 जगह से बॉन्डिंग हो सकती है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये। आगे आते हैं। Each complete turn of double helix is 3.4 nanometer, that is 34 angstrom। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 10, 34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा हाँ, ये 10, ये गलत हो गया यहाँ पर। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 3.4 आएगा। पूरा जो एक टर्न होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम का होता है लंबा, एंड कंप्राइज 10 बेस पेयर। इसके अंदर कितने होते हैं? काउंट किए थे हमने, 1 2 3 4 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब हो गया द बेस पेयर यानी कि क्रॉस बार। बेस पेयर का मतलब ये वाले जो क्रॉस बार हैं, आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर। ये जब इस तरह घूम के लगे होते हैं तो एक के ऐसे जब कॉइल हो रहा है तो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, स्टैक, जैसे कॉइन लगे होते हैं। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाते हैं इस टाइप से, स्टैक अपॉन वन अनदर, ठीक है। वन अनदर 0.3 नैनोमीटर अपार्ट। इनके बीच की दूरी कितनी है? केवल 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। दैट इज ईच बेस पेयर ऑक्युपाइज 0.34 नैनोमीटर लेंथ ऑफ द हेलिक्स, यानी कि 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ रहेगी पूरे हेलिक्स में 0.34 की रहेगी। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। जो एक बेस पेयर का प्लेन होता है, यानी बेस पेयर एक ये है, इसके ऊपर एक दूसरा आ रहा है, ये वाला आ गया, इसके ऊपर ये वाला आ गया, एक के ऊपर एक आते हैं डबल हेलिक्स में। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा ये लोग जो एक के ऊपर एक आते हैं, इससे इनको और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। क्लियर है बातें? ओके, तो यहां तक हमारे पास क्या था? ये वैटसन क्रिक मॉडल था। ध्यान रखना, अगर 5 नंबर में आया है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, केवल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आता है तो उसमें पहले तुम्हें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बताओगे और फिर ये वैटसन क्रिक मॉडल का बना करके एक्सप्लेन करना है। 5 नंबर में अगर आता, 3 नंबर में आया तो केवल ये साइलेंट फीचर बना करके फटाफट इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है बातें? अब आ जाते हैं अपना आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं हमको। डेफिनेशन देख लें क्या है। राइबोन्यूक्लिक एसिड एब्रिविएटेड एज आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। सब में पाया जाता है। दैट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू डीएनए। हम पीछे पढ़ते आए हैं अभी कि आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल एक शुगर का अंतर रहता है और एक नाइट्रोजन बेस का अंतर रहता है। अनलाइक डीएनए हाउएवर आरएनए इज मोस्ट ऑफन सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो आरएनए है डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंड ना होकर के सिंगल स्ट्रैंड रहता है ना, केवल एक धागा में रहता है इस तरह के। इसके ये जो बेस पेयर होते हैं खाली रहते हैं,
वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है। एन आरएनए मॉलिक्यूल हैज ए बैकबोन मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फेट ग्रुप एंड द सुगर राइबोस। वहां पर क्या था, फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस सुगर था। यहां बैकबोन किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट और राइबोस सुगर की बनी हुई है rather than डीऑक्सीराइबोस। यहां पे डीऑक्सीराइबोस नहीं होता है जो कि डीएनए में पाया जाता है। अटैच टू ईच सुगर इज 1 और 4 बेसिस एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन। मतलब वही सारी बातें बतानी है आरएनए को लेकर के। अब बता सकते हो मेरे ख्याल से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एग्जिस्ट इन सेल। कई तरह के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम जिसका बना होता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए हेल्प करता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। इन एडिशन इसके अलावा सम आरएनए आर इन्वॉल्वड इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। कुछ आरएनए जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन्स कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कौन सा जीन काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, उसमें कुछ आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। सर्टेन वायरस यूज आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरस के अंदर आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो एज डिस्कस अबव, क्योंकि हमारे कोर्स में लिख दिया है आरएनए एंड इट्स फंक्शन। तो अब आरएनए में क्या बताएं, तो ये डेफिनेशन में लिख सकते हो और बाद बाकी जो पूरा पीछे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया साथ साथ में आरएनए डीएनए का, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके किसके फंक्शन की। मैसेंजर आरएनए पता है हमको प्रोटीन बनने में हेल्प करता है, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एमआरएनए लिखते हैं इसको, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम, ठीक है ना। तो एमआरएनए जीन्स टू राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम की हेल्प से अल्टीमेटली प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए सर्व एज द प्रिकर्सर फॉर एमआरएनए एंड अदर आरएनए, यानी कि सबसे शुरुआत में जो आरएनए बनता है डीएनए के ऊपर वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए होता है, वो बाद में कट पिट कर हमारा एमआरएनए बन जाता है। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को टू एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड ले जा करके जोड़ने में हेल्प करता है। जब प्रोटीन बन रही होती है तो अमीनो एसिड को ले जाता है और जुड़वाता है कि कौन सी प्रोटीन बननी है। राइबोसोमल आरएनए, इससे राइबोसोम बना होता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम, यानी कि इन राइबोसोमल आरएनए का ही हमारा राइबोसोम बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर उसी का बना हुआ होता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन्वॉल्व इन एमआरएनए प्रोसेसिंग, जब एमआरएनए बन रहा होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। स्मॉल न्यूक्लियोलर, ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियोलर एसएनओ आरएनए प्लेज अ की रोल इन प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, यानी राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए एससी आरएनए इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट, कौन सी प्रोटीन एक्सपोर्ट करनी है, बाहर भेजनी है, उसमें हेल्प करते हैं ये। ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए टीएमआरएनए मोस्टली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये ज्यादातर किसमें पाए जाएंगे, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एड शॉर्ट पेप्टाइड टैग टू प्रोटीन, प्रोटीन में एक छोटा सा चेन, पेप्टाइड चेन जोड़ देते हैं टू फैसिलिटेट द डिग्रेडेशन ऑफ इनकरेक्टली सिंथेसाइज प्रोटीन, जिससे कि कोई प्रोटीन जो गलत सिंथेसाइज हो गई है वो टूट जाए और हट जाए। क्लियर है। तो इसके फंक्शन ये है, कुछ और जो तुम्हें इजी लगते हो वो याद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये सामने रख करके याद रखो, ये रखो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्ट तुम फंक्शन याद रख सकते हो। क्लियर है। और इस तरीके से हमारा ये लेक्चर एक ही उसमें वीडियो में खत्म हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया है, ठीक है, जिनको आइडिया है उनको लेक्चर मेरे को उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ के, ठीक है ना। और नोट्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, मेरा नंबर। बहुत बच्चे कॉल करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इस समय काफी सारे बच्चों के एग्जाम हुए हैं जो दूसरे उसमें हुए हैं, उनकी कॉल आ रही है, बहुत खुश हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए थे उनसे काफी हेल्प हो गई उन बच्चों की, ठीक है ना। तो आगे जो बच्चों ने अगर नहीं देखे हैं और पेपर देने वाले हैं जल्दी, तो वो लोग उसको देख करके देख लें पैटर्न फर्स्ट ईयर वाले कि किस तरह से पैटर्न आने वाला है। क्लियर है। और ये अपना ऐप है जहां पे ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, ठीक है। कोर्स 1100 रुपए और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो 550 करके, ठीक है ना। जैसे चाहो वैसे पढ़ो, चाहे ऐप से, चाहे यूट्यूब से, चाहे खुद से, जैसे मर्जी पढ़ो, लेकिन रिवीजन जरूर करो, ठीक है ना। रिवीजन पक्का करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।